87, ठीक है, पेज नंबर 87 पे जो ये बुलिंग वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बुलिंग या दबंगता का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा पूर्व बाल्यावस्था से किशोरावस्था के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, कि दबंगता से क्या अभिप्राय है और अर्ली चाइल्डहुड में और एडोलसेंस में इसकी क्या क्या वे रहती हैं उसके बारे में बताना है। ठीक है, दबंगता, बुलिंग, कुछ व्यक्तियों को दूसरों को दुख देने में बहुत मजा आता है। यह व्यक्ति हिंसक व्यक्ति कहे जा सकते हैं। ये व्यक्ति किसी हिंसा या आक्रामकता के शिकार हुए व्यक्तियों को दुखी देखकर प्रसन्न होते हैं तथा ऐसे व्यक्तियों पर आक्रमण करते हैं जो उनके आक्रमण के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं, वे उनसे दब जाते हैं। देखो भाई, अगर देखा जाए तो बुलिंग का मतलब होता है बुलिंग का मतलब होता है बेटा दूसरे बंदे को सताना। ठीक है, तुम देखते हो कोई एक, जैसे कोई एक बलवान व्यक्ति है किसी कमजोर व्यक्ति को सताता है तो वो क्या कहलाती है, हमारी बुलिंग कहलाती है। ठीक है, ऐसे लोग हमेशा क्या देखते हैं, अपने से दुर्बल इंसान के ऊपर रोब जमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपने से कमजोर इंसान के ऊपर जब हम अपना रोब जमाते हैं तो वो क्या कहलाता है, बुलिंग कहलाता है। हम दूसरे को उसको परेशान करते हैं, बेवजह उसको दुख देना चाहते हैं। ठीक है, धोस जमाना। तो बुलिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम तंग करके अपना बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रोसेस के मूल रूप में क्या है, आपका अग्रेशन की भावना शामिल होती है और इस प्रोसेस में बड़े एवं शक्तिशाली बालक छोटे एवं कमजोर बालकों को शारीरिक उत्पीड़न करने का प्रयास करते हैं। तो बुलिंग क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा बिहेवियर दूसरों को तंग करने वाला होता है। ठीक है, इसमें अग्रेशन की भावना भी होता है। आप क्लास में देखते हो जब जो छोटे बच्चे होते हैं, जो शक्तिशाली बच्चे होते हैं, वे छोटे और कमजोर बालकों को परेशान करते हैं। जैसे उनकी टोपी उतारते हैं, चलते चलते टांग मार देना, कपड़े खींच देना। ठीक है, ऐसी चीजें करना। तो ये सब क्या है, हमारा क्या कहलाता है, दबंगता या बुलिंग कहलाता है। समझ में आ गया मीनिंग? यस मैम। यस मैम। अब देखो, अर्ली चाइल्डहुड में बुलिंग की क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में बुलिंग यदि खेलने में पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं तो उसमें अग्रेसिव टेंडेंसी का पूर्णतः विकास हो जाता है। मान लो जो बच्चा चाइल्डहुड में खेलने के उसके अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है तो उसके अंदर अग्रेशन की भावना आ जाती है। अग्रेशन की भावना, मान लो अगर बच्चा बाहर खेलता है, घूमता है, तो उसकी मेंटलिटी अलग होती है। जब बच्चा घर में ही रहता है तो उसको थोड़ा, उसका जो स्वभाव है अग्रेसिव हो जाता है। तो खेल की एक्टिविटीज में बालक को नित्य डेवलपमेंट होते रहने वाली सामाजिकता का पता चलता है, क्योंकि खेलता है तो उसे डेली जो जो चीजें होती है उनके बारे में पता लगता रहता है। ठीक है, सानिया, हम कर रहे हैं बुलिंग वाला क्वेश्चन जहां पे कल मैंने छोड़ा था। ओके मैम। ठीक है, तो एक बार बता देती हूँ, बुलिंग का मतलब होता है दूसरे बंदों को तंग करना। जैसे आप देखते हो बड़े बच्चे छोटे बच्चों को क्लास में तंग करते हैं तो वो क्या कहलाता है, बुलिंग कहलाता है। जैसे किसी की टोपी उतार देना, उसको टांग मार के नीचे गिरा देना। ठीक है, ऐसे छेड़छाड़ वाले जो काम किए जाते हैं, या फिर बच्चे को वैसे ही क्या है, धक्का दे देना। तो ये क्या है, दबंगता वाले, यानी कि जो शक्तिशाली बच्चे हैं वे कमजोर बच्चों को क्या करते हैं, शारीरिक उत्पीड़न देते हैं। तो वो क्या कहलाता है, हमारा बुलिंग कहलाता है। अब है अर्ली चाइल्डहुड में बुलिंग। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड में यदि बच्चे को खेलने के अगर अवसर नहीं मिलते हैं तो बच्चे का जो स्वभाव है वह अग्रेसिव हो जाता है। तो खेल की एक्टिविटीज से बच्चा क्या है, नित्य कुछ ना कुछ नई चीजें सीखता है और डेवलपमेंट होता है। और अर्ली चाइल्डहुड में बालक के भीतर जो गेम है और जो भी एंटरटेनमेंट है उसका बाहुल्य दिखाई पड़ना स्वाभाविक है। खेल पर ही बालक के अनेक शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास निर्भर करता है, लेकिन बालक इनके महत्व को छोटा बच्चा होने के कारण समझ नहीं पाता है। इस अवस्था में बालक अपने सम्मान की रक्षा के प्रति सजग हो उठता है और खेल खेल में झगड़ा और मारपीट होना एक स्वाभाविक घटना है। वास्तव में प्रत्येक बालक अन्य बालकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। जो उसके निर्देशों सुझाव को स्वीकार नहीं करता है वह उसके क्रोध और घृणा का पात्र बन जाता है। उसका वह डटकर विरोध करता है। अतः प्रभुत्व और डोमिनेंस और अग्रेशन दोनों परस्पर संबंधित होते हैं। इसलिए प्रभुत्व प्रेमी बालकों में कन्फ्लिक्ट और अग्रेशन की भावना
भावनाएं देखने को मिलती हैं। अब देखो भाई, जब बच्चा गेम खेलता है, कोई भी एक्टिविटीज़ करता है, तो उसकी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। एक तो सोशलाइजेशन होता है, एक उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, एक उसकी मेंटल डेवलपमेंट होती है, एक मोरल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होती है गेम के जरिए। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चा खेलते खेलते झगड़ा और अग्रेशन वाली घटना वहाँ पर घटित हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल के दौरान सिर्फ अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि नहीं भाई, मेरे ऑर्डर के हिसाब से ही तुम खेलोगे। और जो बच्चे मान लेते हैं वो तो ठीक है, जो बच्चे नहीं मानते तो उनके साथ क्या हो जाता है, जमकर लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बच्चों में कन्फ्लिक्ट और अग्रेशन की भावनाएं देखने को मिलती हैं। जो कन्फ्लिक्ट और कंपटीशन और अग्रेशन की भावना कार्य करती हैं, उनके भीतर कोऑपरेशन और सिंपैथी की भाव भी जागृत हो जाते हैं। यानी कि कुछ बच्चों के अंदर तो क्या है, कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन और अग्रेशन की भावना होती है, तो कुछ उनके जो साथी बच्चे हैं उनके अंदर कोऑपरेशन और सिंपैथी की भी भावना जागृत होती है। तो इस प्रकार बच्चे के अंदर ये सिम्टम्स आते हैं। सोशल डेवलपमेंट में इस क्रम में बालकों में कुछ दुर्गुण भी अपने लगते हैं। यानी कि सोशल डेवलपमेंट के दौरान बच्चों के अंदर कुछ पॉजिटिव चीज़ आती है, तो उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं, जैसे टीजिंग, दूसरे बच्चे को चिढ़ाना, बुलिंग, दोष जमाना, झूठ बोलना, चोरी करना इत्यादि। तो ऐसे आचरण समाज विरोधी आचरण कहे जाते हैं। 5-6 वर्ष के बालक अपने छोटों को ही नहीं, कभी कभी वह अपने बड़ों को भी चिढ़ाते या तंग करते हैं। ऐसा करने में उन्हें आनंद आता है। तो पूर्व बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियां एक नया महत्वपूर्ण कार्य करना सीखते हैं, असुखद भावनाओं को समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों से व्यक्त करना, टू एक्सप्रेस अनप्लीजेंट फीलिंग इन सोसाइटी एक्सेप्टेबल वे। ये भावनात्मक अग्रेसिव व्यवहार के रूप में व्यक्त की जाती हैं। अग्रेसिव बिहेवियर लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक होता है और लेटर चाइल्डहुड की अपेक्षा अर्ली चाइल्डहुड में अधिक होता है। अर्ली चाइल्डहुड में लगभग सभी बालकों का बिहेवियर कुछ न कुछ मात्रा में अग्रेसिव होता है। लगभग 5 वर्ष की अवस्था तक अग्रेसिव का व्यवहार चरम सीमा तक पहुंच जाता है। इसके बाद इस व्यवहार में जो तीव्रता और फ्रीक्वेंसी दोनों कम होने लगती है। आक्रामक व्यवहार बालक के विभिन्न कारणों से उत्पन्न होता है। अब देखो भाई, अभी इन्होंने बताया था सबसे पहले जो पैराग्राफ हमने पढ़ा कि जब बच्चा खेल करता है, आपस में खेलते हैं, वो ग्राउंड में खेलते हैं, स्कूल में खेलते हैं या घर के बाहर खेलते हैं, तो उससे बच्चे की क्या है, अनेक डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर एक बात ये भी बताई गई थी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरे बच्चों पर अपना डोमिनेंस स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ उसको दूसरों के डोमिनेंस को स्वीकार नहीं करते, तो वहाँ पर अग्रेशन और आपकी कन्फ्लिक्ट की भावना वहाँ पर देखने को मिलती है। तो उसी दौरान कुछ बच्चों के अंदर कोऑपरेशन और सिंपैथी की भी भावना जागृत होती है। क्यों? उनके फ्रेंड आपस में लड़ते हैं तो कुछ बच्चे छुड़ाने के लिए बीच में घुसते हैं। तो इन्होंने बोला है कि हमारी सोशल डेवलपमेंट के साथ साथ हमारे बच्चे कुछ जैसे पॉजिटिव चीज़ें सीखते हैं, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी वहाँ से वो सीख रहे हैं। टीजिंग, चिढ़ाना, बुलिंग, दोष जमाना, झूठ बोलना, चोरी करना आदि, ठीक है। ये आचरण क्या होते हैं, हमारे अच्छे नहीं हैं। लेकिन 5-6 साल का जो बच्चा होता है वह अपने छोटों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी चिढ़ाने लग जाता है, क्योंकि उसको समझ तो होती नहीं है उस टाइम पे। और आप देखते हो अर्ली चाइल्डहुड में लड़के और लड़कियां भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, नए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यानी कि समाज में जितनी भी असुखद भावनाएं हैं उनको अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देखते हो कि अपने घर पे भी 4-5 साल का बच्चा, वो डरता ही नहीं है बड़ों से, किसी को भी कुछ भी कह के भाग लेता है, ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो वो क्या करते हैं, समाज की भावनाओं की फीलिंग उनको नहीं पता अभी, तो वो कुछ भी बिहेवियर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देखते हो लड़कियों की बजाय लड़के थोड़े ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं इस उम्र में, ठीक है। तो आपकी अर्ली चाइल्डहुड में लगभग सभी बालकों का व्यवहार कुछ न कुछ अग्रेसिव होता है, क्योंकि अब 4-5 साल का बच्चा है, घर वाले भी पिटाई नहीं करते अब तक, तो बच्चा भी क्या है, अग्रेसिव हो जाता है। तो बच्चे के अग्रेसिव होने के यहाँ पर कुछ कारण बताए हैं। या तो माता पिता का तिरस्कार व्यवहार है, यानी कि मम्मी पापा बच्चे को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, इस वजह से भी बच्चे के अंदर ये बुलिंग और आपकी अग्रेसिव वाली नेचर आ जाती है। ईर्ष्या करता है, मान लीजिए घर में 2-3 बच्चे हैं, मम्मी पापा दूसरे बच्चे को प्यार कर रहे हैं, उसको लग रहा है कि मेरे से नहीं कर रहे, तो ईर्ष्या की भावना से भी बच्चे के अंदर बुलिंग वाले की मैं तंग करूंगा उसको। बालक की गलतियों के लिए उसे सजा देना या मारपीट करना, ठीक है, उसके कारण अगर मान लो बच्चे ने कोई गलती की है और पेरेंट्स ने उसको सजा दे दी और बहुत कड़ी सजा दे दी, तो उसके कारण भी बच्चे का मन बदलता है। पारिवारिक अगर हमारी फैमिली में कोई टेंशन चल रही है तो उसके कारण भी बच्चे में अग्रेशन पैदा होता है। और आवश्यक लक्ष्य में बाधा और अधिक ध्यान आकर्षित करने की
अच्छा, अधिक ध्यान आकर्षित, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि मेरी तरफ ही ध्यान अट्रैक्ट करता रहे, तब भी वे शरारतें करते हैं। ठीक है, तो इस आयु वर्ग में जब कोई बच्चा अग्रेशन का बिहेवियर दिखाता है तो वह अपने हाथ पैर पटकता है ना? यही है ना, 4-5 साल बच्चे 4-5 साल का बच्चा अगर आप उसको कहीं पे शॉपिंग कराने ले जाओ और कुछ ना दिलाओ तो वहीं पे बैठ के हाथ पैर मारने लग जाएगा। ठीक है, तो लगभग 5 वर्ष की आयु में उसका अग्रेशन संबंधी बिहेवियर डायरेक्ट की अपेक्षा इनडायरेक्ट होता जाता है और आमतौर पर बच्चा अग्रेसिव का बिहेवियर परिचितों के प्रति ही प्रदर्शित करता है। हाँ जी, या तो अपने मम्मी-पापा के आगे रूठ के दिखाएगा या घर के और किसी मेंबर बाहर वालों के साथ सामने तो रूठ के ही दिखाएगा, उसको पता है कि उसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो ये था अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर बुलिंग या अग्रेशन के फीचर्स। आगे है, समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, उसके बाद बात आती है लेट चाइल्डहुड की, कि अब तो था 5 साल तक का बच्चा था, अब बच्चे आ गए 11-12 साल तक की एज के, तो उसमें बच्चे की दबंगता के क्या-क्या यहाँ पे बताए हैं। अब है पूर्व चाइल्डहुड में जिन सोशल गुणों का डेवलपमेंट हुआ है, लेटर चाइल्डहुड में भी उन्हीं गुणों का विकास होता है। अतः यह नहीं समझना चाहिए कि लेटर चाइल्डहुड में बालक अपनी अर्ली चाइल्डहुड की विशेषताओं से वंचित हो जाता है। हाँ जी, इसने ये बात बिल्कुल सही बोली है। जैसे सोशल डेवलपमेंट वहाँ पर हो रही है, वैसे ही सोशल डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में वह पूरा ही बच्चा चेंज हो जाएगा। जी नहीं, जो फीचर्स उसके अंदर अर्ली चाइल्डहुड में थी, वही लेटर चाइल्डहुड में है। बस थोड़ा-सा उसमें थोड़ा-सा उसका एनवायरनमेंट को लेकर या थोड़ा-सा बड़ा होने के कारण थोड़ा-सा चेंज आ जाता है। ठीक है? तो इसमें बच्चा ग्रुप लॉयल्टी आ जाती है बच्चे के अंदर, उसके अंदर थोड़ी-सी समझ आ जाती है और ये 7 से 12 वर्ष तक का बच्चा इसके अंदर शामिल होता है। इस स्टेज में बालक जो भी काम करता है, वह कोऑपरेशन के साथ करता है, सहयोग की भावना से करता है। ठीक है? अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे अलग-अलग खेल की टेंडेंसी दिखाते थे, परंतु लेटर चाइल्डहुड में बच्चे ग्रुप में खेलते हैं। हाँ जी, हम भी देखते हैं बच्चों को जो आपके 9-10 साल के, 11-12 साल के जो बच्चे हैं वो आपस में खेलते हैं, ठीक है? अकेले-अकेले नहीं खेलते। उनके अंदर फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी दर्ड होती है और ग्रुप में अधिकांश समय व्यतीत करने के कारण बालकों में सहानुभूति और परस्पर प्रेम की भावना भी यहाँ पर विकसित होती है। यहाँ पर बच्चों के अपने खुद के फ्रेंड बन जाते हैं, बच्चे अपने फ्रेंड्स के लिए लड़ाई झगड़ा करने को भी तैयार, और इसको क्या है, गैंग एज बोला गया है। 6 से 10 वर्ष की अवस्था गैंग एज कहलाती है और इस अवस्था में बालक किसी पीयर ग्रुप का सदस्य बन जाता है और गैंग एज में बालक अपने निजी उद्देश्यों के लिए कंपटीशन भी लगाता है और प्रत्येक बालक एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में भी रहता है। ठीक है, तो लेटर चाइल्डहुड में दबंगता का बस यही बताया है कि बच्चे की यहाँ पर थोड़ी सी समझ आ जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, थोड़ी सी समझ विकसित हो जाती है, ग्रुप लॉयल्टी इसके अंदर आ जाती है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी की भावना आ जाती है, यानी कि यहाँ पर अब बच्चा इतना ज़्यादा तंग नहीं करता। ठीक है, गैंग एज आ जाती है बच्चे की, पीयर ग्रुप का सदस्य बन जाता है, गैंग के साथ जो काम करने होते हैं वही करते हैं, यानी कि एक बच्चे को किसी ने बोल दिया तो सारे फ्रेंड उसके खड़े हो जाएंगे लड़ाई झगड़ा करने के लिए। आगे है किशोरावस्था। एडोलसेंस में बुलिंग की क्या वो है, तो एडोलसेंस में बुलिंग लगभग 13 से 14 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में एडोलसेंस छोटे सामूहिक समूह के सदस्य भी बनते हैं जिसको हम क्लिक्स बोलते हैं। इन समूहों में 3-4 मित्र समान रुचि वाले होते हैं। एडोलसेंस में बालक गैंग के सदस्य भी होते हैं अथवा कुछ किशोर मिलकर एक गैंग का निर्माण भी करते हैं। गैंग में अधिकतर वे सदस्य होते हैं जो स्कूल से कुसमायोजित होते हैं, जिनको स्कूल ने निकाल दिया है। ये एक ही कक्षा या स्कूल के छात्र होते हैं। गैंग में अधिकतर एक ही सेक्स के सदस्य होते हैं, यानी कि लड़के हैं तो लड़के, लड़कियां हैं तो लड़कियां। ये समाज विरोधी व्यवहार को करते हैं या उनमें बदला भी लेते हैं जिससे इनकी नहीं बनती या उनको स्वीकार नहीं करते। गैंग में बदले की भावना अधिक होती है। आयु बढ़ने के साथ साथ इनका झगड़ा भी कम होता है और सामाजिक एडजस्टमेंट बढ़ता चला जाता है। इस अवस्था में अंत तक किशोर गैंग छोड़ देते हैं और क्लिक्स भी टूटने लग जाते हैं, उनके क्लिक भी टूटने लग जाते हैं। देखो भाई, एडोलसेंस में ये बताया गया है कि इसमें बच्चे क्या बनाते हैं, अपने क्लिक्स बनाते हैं। ठीक है, 3-4 बच्चों का एक क्या होता है, मित्र मंडली होती है। ठीक है, उन लोगों की एक जैसी क्या होती है, आदतें होती हैं। इसमें बच्चे बुलिंगनेस में वो बच्चे शामिल होते हैं जिनको या तो स्कूल ने बाहर निकाल दिया है, जो उपद्रवी बच्चे होते हैं, जो स्कूल के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाते, तो ये बच्चे क्या है, एक गैंग बना लेते हैं और इनका जो बिहेवियर होता है वो समाज के अगेंस्ट होता है। ठीक है, ये
इनके जो जिनकी इनसे नहीं बनती है उनको ये स्वीकार नहीं करते और बदले की भावना यहाँ पर वो रखते हैं और लड़ाई झगड़ा करने से कभी पीछे नहीं हटते। ठीक है, ठीक है, तो ये थी इनकी एडोलसेंस में। लेकिन जैसे जैसे वे ओल्ड एज की तरफ जाते हैं तो इनके झगड़े भी कम हो जाते हैं, ये और समझदार हो जाते हैं और समाज में एडजस्टमेंट बढ़ता चला जाता है और धीरे धीरे अपनी गैंग को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये था बुलिंग। बुलिंग का मतलब होता है दूसरों पर धौंस जमाना। तो ये अर्ली चाइल्डहुड में और एडोलसेंस में क्या क्या इसके इफेक्ट होता है उनके बारे में पूछा था। अर्ली चाइल्डहुड में आपका 5 साल तक का बच्चा वो कहीं पर भी बैठ के पसर के रोने लग जाता है। ठीक है, और उसके बाद लेट चाइल्डहुड में बच्चे के अंदर थोड़ी लॉयल्टी आ जाती है, वो मतलब इतना हिंसक व्यवहार नहीं करता है इसमें। और किशोरावस्था में तो बच्चे के अंदर क्या हो जाती है, उसको रोका टोकी पसंद है नहीं, वो अपनी गैंग बना लेता है। जो बच्चे इसमें स्कूल से निकाल दिए जाते हैं या जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो ऐसी गैंग अपनी बना लेते हैं। ठीक है, और फिर समाज विरोधी काम यहाँ पर करने लग जाते हैं। समझ में आ गया? आ गया बेटे? सानिया, श्रेया, नेहा? यस मैम। यस मैम। ठीक है बेटे, सबके नाम के पीछे ए। मेरे नाम के पीछे भी है। अब अगला देखो बेटे, पेज नंबर 88, लास्ट पॉइंट है हमारी इस यूनिट का और इस बुक का भी। 5.5 सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिफरेंस इन सोशलाइजेशन, लर्निंग एंड बिहेवियरल डिफिकल्टीज एंड इम्प्लीकेशंस फॉर इंक्लूजन। समाजीकरण में सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अंतर बताइए। अधिगम एवं व्यवहारगत कठिनाइयाँ, समावेशन हेतु निहितार्थ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सोशलाइजेशन में सोशल डिफरेंसेस की व्याख्या कीजिए। यानी कि जब समाजीकरण की प्रोसेस होती है तो उसमें सोशल डिफरेंस क्या क्या हैं उनके बारे में हमें यहाँ पर बताता है। अब देखो भाई, सोशलाइजेशन व्यक्ति के पैसिव प्रोसेस नहीं है। शिशु, बालक और किशोर सोशलाइजेशन प्रोसेस के विभिन्न तरीकों से अनुक्रिया करते हैं। सोशलाइजेशन को व्यक्ति के रेसिस्टेंस का भी सामना करना पड़ता है। बालकों के पालन पोषण का अनुभव इतना सहज नहीं होता। कई बार पेरेंट्स बालक के प्रतिरोध के कारण क्रोधित भी हो जाते हैं। माता और पिता के धैर्य और चतुराई से बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सकता है ताकि वह समूह को स्वीकार्य सदस्य बन सके। इस प्रकार विद्यार्थी और स्कूल में दबंधव रहता है। व्यक्ति और समाज समाजीकरण प्रोसेस में अनुक्रिया करते हैं। समाज व्यक्ति को ढालना चाहता है। आमतौर पर समाजीकरण पर निम्नलिखित सामाजिक भिन्नताएं दिखाई देती हैं। अब देखो भाई, इसने ये बोला कि जो हमारी सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो कोई पैसिव प्रोसेस नहीं है। पैसिव का मतलब होता है बिल्कुल सुस्त पड़ी हुई प्रोसेस नहीं है, इसमें एक्टिव प्रोसेस होती है। यानी कि जिसका भी समाजीकरण होता है वह एक्टिव तरीके से यहाँ पर काम करता रहता है। ठीक है, वह कुछ ना कुछ करता रहता, चाहे वह बच्चों के साथ खेल रहा है, चाहे और किसी क्रिया में लगा है, तब उसके समाजीकरण यानी कि उसका सोशल डेवलपमेंट होती है। लेकिन सोशल डेवलपमेंट में कुछ रेसिस्टेंट का भी बच्चों को सामना करना पड़ता है, चाहे बच्चे हो गए या बड़े हो गए, उनको विरोध का भी सामना करना पड़ता है। जब भी आप कोई नई चीज़ लेके आते हो या कुछ शुरू करने की कोशिश करते हो तो आपको रेसिस्टेंस को भी झेलना पड़ता है। ठीक है, और कई बार माता पिता भी अपने बच्चे के प्रतिरोध के कारण क्रोधित भी हो जाते हैं और धैर्य और चतुराई से बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। तो यहाँ पर मेन हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस में सोशल डिफरेंस किस प्रकार दिखाई पड़ते हैं। तो अब देखो, फर्स्ट वाला कैसे दिखाई पड़ते हैं, मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या सोशल डिफरेंस दिखाई पड़ते हैं भाई? जन्म के समय सभी व्यक्तियों की जैविक रचना का रूप होता है और वे सामाजिक परिस्थितियों में के प्रति अपने रिस्पॉन्स करने में समर्थ होते हैं। सभी सामाजिक अनुक्रियाएं होती हैं जिसमें शामिल होते हैं बोलना, नियमों का पालन करना, पाप पुण्य में भेद करना इत्यादि। ठीक है, तो जन्म के समय व्यक्ति की जो बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है वो तो एक जैसा होता है, लेकिन जो सामाजिक जो सिचुएशंस हैं उनके प्रति उनका जो रिस्पॉन्स है उसको करने में वे समर्थ रहते हैं। और जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, बोलना, नियमों का पालन करना, पाप पुण्य में भेद करना, तो इन सब में क्या होता है, सब लोगों का डिफरेंस होता है। देखो, बायोलॉजिकल हमारा स्ट्रक्चर एक जैसा है लेकिन सभी की सामाजिक कंडीशन एक जैसी नहीं है, उसमें डिफरेंस
डिफरेंस है, ठीक है। सभी की जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो एक जैसी नहीं हैं। इसमें है आपका बोलना, नियमों का पालन करना, पाप पुण्य में भेद करना। सभी व्यक्ति एक जैसा नहीं बोलते, कोई बड़ा मीठा, बड़ा सॉफ्ट बोलता है, तो कोई कड़वा बोलता है, तेज बोलता है, ठीक है। नियमों का पालन करते हैं, कुछ पाप पुण्य को मानते हैं, कोई बिल्कुल भी नहीं मानता। तो एक तो ये डिफरेंस यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो सामाजिक भिन्नता का एक डिफरेंस ये है। दूसरा है सभी व्यक्ति समाज के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और उनके पास इनसे नियमित करने की प्रणालियां भी होती है। देखो भाई, सभी समाज जितने भी बंदे हैं समाज में, उनके बीच में कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट जरूर होता रहता, कोई ना कोई दबंधव होता रहता है, और उनको इसको कन्फ्लिक्ट को रोकने के सिस्टम भी है, उनके पास प्रणालियां भी हैं। आगे थर्ड पॉइंट बताया इन्होंने, सोशलाइजेशन एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, जो क्या है आपकी जीवन भर चलती रहती है। इसमें क्या है, कभी चेंज आ जाता है तो कभी क्या है आपकी कांस्टेंट स्थिरता आ जाती है। ये चेंज जारी रहते हैं। व्यक्ति नई भूमिका ग्रहण करता है और पुरानी भूमिकाओं का त्याग कर देता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि कुछ भूमिकाओं को त्यागने से उनके स्ट्रेस बढ़ जाते हैं, और स्ट्रेस की तीव्रता इस बात पर निर्भर करती है कि अर्जित की गई भूमिका की नेचर किस प्रकार की है। तो यहाँ पर भी क्या है बताया गया है कि जो सोशलाइजेशन है वह कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है और जीवन भर चलती रहती है, और इंसान के अंदर क्या कोई ना कोई चेंजेज आते ही रहते हैं। ओल्ड एज तक कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेज आते ही रहते हैं। वह अनेक रोल प्ले करता है अपने जीवन में, और एक रोल खत्म होता है तो उसका नया रोल वहाँ पर शुरू हो जाता है। लेकिन कई बार जब अपने रोल को त्यागता है तो उसके अंदर स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस की निर्भरता भी क्या है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सब लोगों की जो भूमिका है, जो रोल है, वो अलग अलग है। यहाँ पर सब अपनी ज़िंदगी में अलग अलग किरदार प्ले कर रहे हैं, तो उसके कारण भी सोशल डिफरेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो 3 पॉइंट बताए हैं। एक तो सोशल डिफरेंस का ये बताया है कि मान भले ही हमारी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक जैसा है, लेकिन हमारी जो सोशल सिचुएशंस हैं जिसके अंदर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो सबकी अलग होती हैं, ठीक है। तो सोशल एक तो सिचुएशंस हमारे सोशल डिफरेंस का कारण दिखाई देती है। दूसरा जो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, दो लोगों के बीच में जब विचार नहीं मिलते हैं तो जो लड़ाई झगड़ा जो कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसके कारण भी अंतर दिखाई देता है। आगे समाजीकरण में क्या है, जो व्यक्ति जो अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, तो उसके कारण भी उसमें सोशल डिफरेंस दिखाई देता है। आगे 3 पॉइंट समझ में आए हैं। बेटा यहाँ मैम समझ में क्या हुआ श्रेया, रिपीट कर दूं? यस मैम, लास्ट के जो 2 पॉइंट थे नहीं बस देखो कोई बात नहीं। जो हमारा इसने पूछा है हमसे कि सोशलाइजेशन में यानी कि समाजीकरण की प्रक्रिया में क्या क्या सोशल डिफरेंस आपको दिखाई देते हैं। अब आप ना बुक को मत पढ़ो, आप देखो। माँ एक गिलास पानी पिए। आप देखो सोशल डिफरेंस, आप खुद में देखो क्या क्या डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं हमें। एक तो देखो सोशलाइजेशन सबका हो रहा है, नेहा का भी हो रहा है, श्रेया का भी हो रहा है, सानिया का भी हो रहा है। लेकिन फर्स्ट डिफरेंस, भले ही हमारी बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक जैसा है, भले ही हमारे आँख नाक कान हाथ पैर हम एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन किसका डिफरेंस है, सोशल सिचुएशन का डिफरेंस है यहाँ पर। 1 मिनट रुको। ठीक है, तो देखो आप अपने खुद से ही लगाओ। एक जैसा इन्वायरमेंट हमको मिल रहा है, ठीक है, प्रकृति ने तो समान दिया है सबको, लेकिन सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं है। कोई तो बहुत अमीर है, कोई क्या है बहुत गरीब है, कोई मीडियम लेवल का है। तो हर एक व्यक्ति की जो सोशल सिचुएशन है वो क्या है अलग है, और उसी सोशल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग व्यक्ति अपना रिस्पॉन्स देता है। तो एक सोशल डिफरेंस ये आ गया। आप इसको ना देख के खुद के भी पॉइंट यहाँ पे बना सकते हो कि हमारी सोशल जो सिचुएशंस हैं वो हमें उसके कारण भी हमारे अंदर डिफरेंस आता है सब लोगों में। दूसरी बात बताई है जो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं,
ठीक है, कन्फ्लिक्ट जब लड़ाई झगड़ा किसी के साथ हो जाता है तो उस टाइम पे भी हमारे अंदर चेंज दिखाई देते हैं, उसके कारण भी हमारे अंदर सोशल डिफरेंस दिखाई देते हैं। तीसरी बात है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में अलग अलग रोल प्ले करते हैं तो उसके अंदर भी हमें डिफरेंस दिखाई देता है। ठीक है, अब आप देखो, आप अपने टीचर को देखो, स्कूल में क्या रोल है उसका, एक टीचर का है, घर पे क्या रोल है उसका, घर पे एक मदर का रोल भी हो सकता है, एक बहू का रोल भी हो सकता है, तो अलग अलग सिचुएशन में उसका बिहेवियर अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर रोल वाली बात ये है। उसके बाद अभी क्लियर हुआ कुछ? यस मैम। ठीक है, तो इसको ना, ये क्वेश्चन इन्होंने तो बड़ा ही डिफिकल्ट दे रखा है, तुम इसको अपने अकॉर्डिंग बना के लिखो। ठीक है, कि समाज में सामाजिक भिन्नताएं किस किस प्रकार हो सकती हैं। अब देखो फोर्थ पॉइंट, अब जो सामाजिक सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो तो यूनिवर्सलाइजेशन है। यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि जो चेंज है वो तो, या जो भी इस सोशल डेवलपमेंट है वो सबके अंदर होती है, चाहे आप इंडिया में बैठे हो, चाहे आप जापान में बैठे हो, चाहे आप अमेरिका में बैठे हो, भाई सोशल डेवलपमेंट सबकी होती है। तो इन्होंने बोला है कि जो सोशलाइजेशन की प्रोसेस है वो यूनिवर्सल है और जीवन के हर स्टेज में क्या होती है, ये अलग अलग होती है। आप क्या है, जब आप स्कूल एज में थे तब आपका कैसा बिहेवियर था, फिर आप थोड़े बड़े हुए, फिर प्रौढ़ावस्था के दौरान, और जो मेल है और फीमेल है उसमें भी अलग दिखाई देती है। यानी कि सोशलाइजेशन की प्रोसेस वैसे तो यूनिवर्सलाइजेशन है, लेकिन लाइफ के हर स्टेज में ये हमारी अलग अलग होती है। ठीक है, आप स्कूल एज में हो तो उसमें आपका बिहेवियर कुछ अलग था, कुछ सोच अलग थी। जब फिर आप चाइल्डहुड में आ गए, एडोलसेंस में आपकी अलग थी, और जब आप ओल्ड एज में हो जाते हो तब आपकी सोच अलग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है सोशलाइजेशन। हाँ बेटे, मैं कह रही हूँ यस मैम। ठीक है बेटा। आरती पूरे 11 बजे आई है। Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया आरती, बुलिंग वाला। अभी हम पेज नंबर 88 पे चले हुए हैं। ओके मैम, मैं ऑडियो देख लूंगी आपकी। ठीक है बेटा, ठीक है। आगे देखो भाई, सोशलाइजेशन एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसमें भी गहरा संबंध होता है। जब एक व्यक्ति के स्वयं के संबंध में चेतना होती है तो दूसरों के विचार, मूल्यों, आदर्शों और संबंध में, अब देखो भाई, इसको इस तरीके से करोगे, सोशलाइजेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस, आपका भी कुछ अंतर्मन बोलता है, आपके भी कुछ भावनाएं हैं, कुछ दृष्टिकोण है देखने के। ठीक है, तो उसके कारण भी आप क्या देखते हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी सही गलत चीज़ों को देखते हो, तो वो भी क्या बताता है, हमारा सोशल डिफरेंस को बताता है। यानी कि हर एक व्यक्ति की जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है सबकी अलग अलग है, सबका देखने का नज़रिया अलग है, सबका सोचने का ढंग अलग है। ठीक है, तो ये बताया गया है। तो ये भी क्या है, हमें अंतर को दिखाता है। जैसे शिशु अपने और दूसरों के बीच अंतर नहीं कर पाता, जब यह अंतर करना सीख जाता है तो समाजीकरण की प्रोसेस शुरू हो जाती है। ठीक है, तो उसकी जब वह खुद ये सेल्फ कॉन्शियसनेस सीख जाएगा तो उसके अंदर जो हमारी सोशल डिफरेंस है वो भी दिखाई देंगे। अब सोशलाइजेशन इंटरेक्शन का परिणाम है और इस इंटरेक्शन से लैंग्वेज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और अंतःक्रिया को बढ़ाने के लिए भाषा का योगदान रहता है। तो सोशलाइजेशन पर रिसर्च से ये संकेत मिलता है कि एक और माता पिता अपने बच्चों को विश्व का अनुसरण करने के लिए तैयार करते हैं और यह तैयारी उनके अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जैसे वे विश्व को समझते हैं उसके आधार पर होती है। दूसरी ओर बच्चों के जीवन में आए शक्तिशाली लोगों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति उस व्यवहार पद्धति को अपनाने की ओर ले जाती है जैसे माता पिता अपने मन में बिठाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार माता पिता द्वारा बेहतर जीवन प्रदान करने के बावजूद गरीबों के बच्चे इस प्रकार के समाजीकृत होते हैं कि वे गरीब ही रहते हैं। देखो भाई, अब इन्होंने बताया है लास्ट में कि जो हमारा सोशलाइजेशन है वह एक इंटरेक्शंस की भी प्रोसेस है। ठीक है, और इंटरेक्शन में हमारी भाषा का भी योगदान है। और सोशलाइजेशन में एक रिसर्च से ये पता चला है कि
बच्चों की कुछ हद तक उसकी मेंटलिटी सेट करने में उनके पेरेंट्स का भी हाथ होता है कि पेरेंट्स उनको समझाते हैं, ठीक है। आप देखो, अगर आपके पेरेंट्स आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे, देशभक्ति की या देश से रिलेटेड कहानियाँ सुनाएंगे, तो आपके मन के अंदर देशभक्ति की भावना आएगी। अगर आपके पेरेंट्स हर बार आपको गरीबी के बारे में बता रहे हैं कि भाई हम तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, तो आपके अंदर भी उसी प्रकार के भाव पनपने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कुछ माता पिता बेहतर जीवन प्रदान करने के बावजूद भी अपने बालकों में क्या है, वे सामाजिक सोशलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीटली नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस होता है हमारी सोशल सिचुएशंस के कारण दिखाई देता है। दूसरा, जब कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो उसके कारण दिखाई देता है। तीसरा, जब हम अलग अलग रोल प्ले करते हैं उस टाइम पे भी हमारी जो सोशल डेवलपमेंट है वो अलग अलग दिखाई देती है। आगे आप देखते हो कि लाइफ के हर स्टेज में आपको डिफरेंस दिखाई देंगे, आपको खुद के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंस दिखाई देंगे अलग अलग स्टेज में। उसके बाद आपका जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है, आत्म चेतना आपकी, आपका सोचने का क्या नज़रिया है, तो वो भी क्या है, उसके कारण भी डिफरेंस दिखाई देंगे, ठीक है। आपका एक एग्जाम्पल लेते हो जिसमें आप परसेप्शन का एक एग्जांपल है कि आपके सामने कांच के गिलास में पानी डाल दिया, आधा भर दिया, तो कुछ बोलेंगे कि ये तो आधा खाली है, कुछ बोलेंगे आधा भरा है, तो वो उनकी सोच को दिखा रहा है। आगे है एक इंटरेक्शन की प्रोसेस है। इंटरेक्शन में यानी कि यहाँ पर भी क्या दिखाई पड़ती है, डिफरेंस दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आपके पेरेंट्स आपको लगातार अपने देश के बारे में, देशभक्ति की बातें बता रहे हैं, तो आपके अंदर देशभक्ति की भावना आएगी। अगर आपके पेरेंट्स का बिहेवियर ऐसा है, दब्बू टाइप का है, डरपोक टाइप का, तो आपके अंदर भी वही दिखाई पड़ता है। तो एक ये यहाँ पर सोशल डिफरेंस दिखाई देता है, ठीक है। तो 6 पॉइंट थे, 6 पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग अपने ऊपर लागू करके फिर लिखना, तब आपको ये क्वेश्चन बड़ा इजी लगेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ में आने का नहीं है। समझ में आ गया भाई? कुछ क्लियर हुआ है? यस मैम। चलिए, यस मैम। अब देखो भाई, सामाजिकरण में आर्थिक भिन्नताओं, ये तो थी सोशलाइजेशन के अंदर हमारी सामाजिक भिन्नताएं। अब बतानी है हमें सोशलाइजेशन के अंदर हमारी इकोनॉमिक डिफरेंस क्या है। अब देखो भाई, इकोनॉमिक्स डिफरेंस क्या क्या आ सकते हैं हमारे। अब देखो भाई, जो अलग अलग देश, सभी देश हैं, जितने भी कंट्रीज हैं, उनकी जितनी भी पॉलिटिकल है और जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। इसीलिए तो क्या है, इसमें नए नए प्रोजेक्ट्स, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, लाभ पर सरकार द्वारा कंट्रोल, जितनी भी सीमाएं हैं, सेवाएं हैं, कीमत तय करना, साधन, धन एकत्रित करना, खर्च करना, कंट्रोल करना, मैनेजमेंट करना और आपस में सरकार के साथ अच्छे रिलेशन बनाना। तो किसी भी देश की पॉलिटिकल सिस्टम उसकी आर्थिक सिस्टम से जुड़ी हुई होती है और प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति एवं समूह की आर्थिक गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है। देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पर बात बताई गई है इकोनॉमिक डिफरेंस की, कि सामाजिकरण में इकोनॉमिक डिफरेंस बताइए कैसे होता है। तो इसने सबसे पहले बताया कि हर एक देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है, जो प्रणालियाँ होती है, जो रूल्स और रेगुलेशन चलाए जाते हैं, वो हर एक कंट्री के अलग अलग होते हैं। हर एक कंट्री के पास अलग अलग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, अलग अलग रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिनके ऊपर उनका कंट्रोल है। तो इन सारी चीज़ों का क्या है, हमारे आर्थिक गतिविधियों पर, तो व्यक्ति और समूह की आर्थिक गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है। यानी कि किसी भी देश की पॉलिटिकल सिस्टम उसके इकोनॉमिक सिस्टम से जुड़ा होता है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की एक्टिविटीज़ पर यहाँ पर निगरानी रखी जाती है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आप देखो, आप अगर कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हो बैंक के थ्रू, तो उसके गवर्नमेंट की आपके ऊपर निगाह रहती है, ठीक है। तो इसने यहाँ पर इकोनॉमिक डिफरेंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। विश्व में अधिकतर देशों में राष्ट्रीय सत्ता और प्राधिकरण, नेशनल पावर और अथॉरिटी विभिन्न व्यक्तियों और समूह को राजनीति के माध्यम से प्रदान की जाती है और यह सब कुछ सामान्यतः कन्फ्लिक्टिंग पूर्व इंटरेस्ट और
कॉम्प्रोमाइज द्वारा होता है। और कई बार सशस्त्र सेनाओं द्वारा सरकार बनाई जाती है और कई बार सरकारें चुनी या नियुक्त की जाती हैं। तो सरकारों को यह अधिकार होता है कि वे निर्णय और नियमों को बनाएं, उनकी व्याख्या करें और उन्हें लागू करें, और जो देश को चलाने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसने दूसरे पैराग्राफ में बताया है कि जितनी भी हमारी नेशनल पावर हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो राजनीति पॉलिटिक्स के द्वारा प्रदान की जाती है। उसमें चाहे कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो, चाहे कॉम्प्रोमाइज़ हो, या कई बार ऐसा होता है कि सेना के दम पर भी सरकार बनाई जाती है। तो सरकार तो ये अधिकार है कि वे जितने भी डिसीजन लेंगे, जितने भी नियम बनाएंगे, उन्हें लागू करें और देश को चलाने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। सरकार जो कानून बनाती है उसे मानव संबंधी बहुत से मामलों को शामिल किया जाता है, जैसे कॉमर्स, एजुकेशन, शादी, चिकित्सा देखभाल, नौकरी, मिलिट्री सेवा, धर्म, यात्रा, वैज्ञानिक रिसर्च और विचारों का आदान प्रदान। राष्ट्रीय या राज्य सरकार को उन सेवाओं का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है जो ऐसा समझा जाता है कि व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता। इसमें अब है आपके पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, डाक वितरण, जनसंख्या गिनना, करेंसी छापना और मिलिट्री कार्य। समाज के विस्तार के परिणाम स्वरूप सरकारी गतिविधियों का प्रसार होना भी स्वाभाविक होता है। बड़ा बोरिंग क्वेश्चन आ गया। आरती जरा पढ़ बेटे। ओके मैम। आज केंद्र सरकार कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से संलिप्त होती है, जैसे मौलिक अधिकार, वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम भविष्यवाणी, रेलवे। राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के होने चाहिए। उनके बारे में उन सरकारी अधिकारियों से बातचीत करके निर्णय लिए जाने चाहिए जो अपने अपने क्षेत्रों द्वारा प्रभावित होते रहे या सत्ता के केंद्रों द्वारा प्रभावित होते हैं, जैसे कॉर्पोरेशन, मिलिट्री, कृषि तथा लेबर संगठन। दो देखो भाई, प्रमुख देखो सैद्धांतिक एक मिनट रुक जाए, यहाँ तक बताते हैं। देखो भाई, अब आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे लिखोगे? अब जितना मैंने पढ़ा ना, मेरे को तो ये बड़ा बोरिंग लगा। तो आप इसको किस तरीके से डिफाइन करोगे? अगर मान लो पेपर में आ जाए कि आपको बताना है इकोनॉमिक डिफरेंस इन सोशलाइजेशन, समाजीकरण में आपको इकोनॉमिक डिफरेंस बताने। तो सबसे पहला पॉइंट आप ये बताओगे कि हर एक देश का जो आर्थिक सिस्टम है, जो इकोनॉमिक सिस्टम है, वो अलग अलग है एक दूसरे से। ठीक है, हर एक देश के संसाधन अलग हैं, हर एक देश के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितना भी धन है या लाभ, सरकार का जो भी कंट्रोल है, तो सबका क्या होता है? अलग अलग होता है। तो एक तो ये पॉइंट बना देना। दूसरा पॉइंट बताना है कि जितने भी व्यक्ति जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन सब एक्टिविटीज़ के ऊपर गवर्नमेंट की क्या होती है? ऑब्जर्वेशन होती है। तो ये भी क्या है? हर एक कंट्री में डिफरेंट तरीके से होती है। तो यहाँ पर हमें इकोनॉमिक डिफरेंस बताने हैं। तो यहाँ पर इसने दो कंट्रीज़ का कंपेरिजन करके आपको बताया है। अब थर्ड पॉइंट इन्होंने यहाँ पर बनाना है आपको कि जो नेशनल पावर है, जो अथॉरिटी है, वह राजनीति के माध्यम से ही प्रदान की जाती है। कई जगह तो क्या है, ये कॉम्प्रोमाइज से सरकार आ जाती है, और कई जगहों पर क्या है, सेना के दम पर सरकार को बदला जाता है। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ पॉइंट आप लिखोगे कि सरकार क्या है, सब यानी कि हर जगह गवर्नमेंट क्या है, कानून बनाती है। और वो कानून क्या है, चाहे आपका कॉमर्स से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, आपके मेडिकल से रिलेटेड हो, मिलिट्री से रिलेटेड हो, तो वो सारे के सारे उत्तरदायित्व, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सौंपी जाती है। और ये समझा जाता है कि व्यक्ति स्वयं ये काम अकेला नहीं कर सकता, इसलिए सबको ये काम अलग अलग तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। तो इस कानून में आर्थिक भिन्नता दिखाई देती है। और इसने बताया है नेक्स्ट पॉइंट कि केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कई एरियाज में तो डायरेक्ट रूप से होती है, जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स हो सकते हैं, आपके साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है, आपकी वेदर से लेकर फोरकास्टिंग हो सकती है, रेलवे, राष्ट्रीय और राज्य सरकार के होने के बारे में अन्य अधिकारियों से बातचीत करने वाले निर्णय। ठीक है, ये चीज़ें बताई गई हैं। तो कई यानी कि कई जगह पर सरकार डायरेक्ट रूप से एक्टिव रहती है वहाँ पर। भाई कुछ जुड़ा है क्वेश्चन? मुझे तो हंसी आ रही है इस क्वेश्चन को देख के। कुछ समझ में आया बेटे? मैम पॉइंट में तो समझ में आ जाता है, पॉइंट में इजी लगता है क्वेश्चन, पैराग्राफ में हार्ड लगता है। ये पैराग्राफ तो मुझे ऐसे लग रहे हैं, पता नहीं, इससे अच्छा ना पॉइंट बना के दे देते, और पॉइंटों में नंबर ज़्यादा आते हैं तुम्हें पैराग्राफ की बजाय। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है जो ज़्यादा बोरिंग दे रखे हैं, तो उनको तुम पॉइंट बना के वो करके आओगे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर 2 मेजर थ्योरेटिकल मॉडल दिए गए हैं, पढ़ दे बेटे कौन कौन से मॉडल दे दिए इन्होंने। ओके मैम। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक स्थिति के बारे में दो में से किसी एक सैद्धांतिक मॉडल के अनुसार विचार करना लाभदायक होता है। इनमें से एक मॉडल है शुद्ध कैपिटल प्रणाली, सेकंड है शुद्ध समाजवादी प्रणाली। पहले अर्थात शुद्ध कैपिटल प्रणाली के अनुसार खुली प्रतिस्पर्धा से अधिक उत्पादन और अधिक क्षमता विकसित होती है तथा न्यूनतम खर्चा होता है। बाजार में उपभोक्ताओं और व्यापार में अंतक्रिया होती है तथा कौन क्या करेगा इसका निर्णय भी प्राकृतिक ढंग से किया जाता है। क्या मूल्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि किसी वस्तु को बनाने में कितना खर्च आता है तथा कितने लोग खर्चा करने के इच्छुक हैं। अधिकतर कार्य किसी एक व्यक्ति या लोगों के समूह द्वारा शुरू किए जाते हैं। जब उपलब्ध संसाधनों से अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है तब अन्य लोग से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ये बैंक लोन से या व्यापार के शेयर आदि बेचकर प्राप्त किया जाता है। पूंजीवादी सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत प्रयास, प्रतिभा और परिश्रम को सफलता और धन से पुरस्कृत किया जाता है तथा व्यक्तित्व, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों की सुरक्षा की जाती है। दूसरा भी पढ़ दे, समाजवादी प्रणाली। ओके मैम। दूसरे मंडल अर्थात समाजवादी प्रणाली की धारणा के अनुसार संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्ण बंटवारा सरकार की योजना के अनुसार किया जाता है, जिसमें ये योजना बनाई जाती है किस चीज़ का उत्पादन करना है तथा किसे किस मूल्य पर दिया जाना है। अधिकतर संस्था सरकार द्वारा शुरू किए जाते हैं तथा उन्हें सरकार द्वारा ही धन दिया जाता है। उत्पादन के सभी संसाधक राज्य इस धारणा पर आधारित होते हैं कि प्राइवेट स्वामित्व लालच पैदा करता है, जिसमें कार्यकर्ताओं की स्वामियों द्वारा शोषण होता है। समाजवादी सिद्धांत के अनुसार लोग समाज को अपने कार्य और प्रतिभा का योगदान व्यक्तित्व लाभ के लिए नहीं करते, परंतु वे सामाजिक कल्याण के लिए करते हैं। सरकार उन लोगों को उपयुक्त ढंग से लाभ पहुंचाती है। ये लाभ उनकी सापेक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर समग्र समाज के कल्याण को किसी व्यक्ति के अधिकारियों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी आर्थिक प्रणाली पूर्ण रूप से पूंजीवादी या समाजवादी हो, बल्कि दुनिया के सभी देशों में दोनों के कुछ तत्व होते हैं। व्यवहारिक रूप से भी दोनों का मिश्रण ही उचित लगता है। हम आगे भी पढ़ दें। हाँ पूरा ही पढ़ दे फिर समझाते हैं। शुद्ध पूंजीवादी प्रणाली में प्रतिस्पर्धा कभी भी स्वतंत्र नहीं होती, क्योंकि बड़े-बड़े समूह या यूनियनों ही बाजार पर अधिकार कर लेती हैं। इस प्रणाली से कोई अधिक गरीब और कोई अधिक अमीर होने लगता है। लेकिन अमेरिका जैसे देश में ऐसा न होने के कुछ उपाय भी किए गए हैं, जैसे बढ़ते धन पे उच्च कर दर, बेरोजगारी बीमा, स्वास्थ्य कर, राज्यों के साथ व्यापार पर नियंत्रण, असुरक्षित उत्पादन इत्यादि। दूसरी ओर समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यक्तिगत पहल की ओर ध्यान नहीं दिया जाता तथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था हर सूक्ष्म पक्ष की योजना तैयार की जाती है। लोगों को प्रयासों से प्रेरित किए बिना उत्पादन कम रह जाता है और स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता के बिना अल्प अवधि की मांग और आपूर्ति को पूरा करना कठिन होता है। कई समाजवादी प्रणाली खुली स्पर्धा की व्यवस्था करके व्यक्तित्व पहल को महत्व देती हैं। विश्व की अधिकतर अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन आ रहे हैं। कुछ तो पूंजीवादी नीतियां अपना रहे हैं तथा कुछ समाजवादी नीतियां अपना रही हैं। देखो बेटा इसमें बताया गया है, इसमें पूरा का पूरा आपकी जैसे इकोनॉमिक के बारे में लिखा होता है वो बता दे। जैसे आप एसएसटी में इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते थे ना, उस वाले पॉइंट यहाँ पर इन्होंने शामिल कर दिए कि जो हमारा राष्ट्र है उसकी इकोनॉमिक जो सिचुएशंस है उसको हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे सामने दो तरीके के मॉडल है, या तो पूरा का पूरा कैपिटलिस्टिक की सिस्टम हो, पूरी की पूरी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, या पूरी की पूरी हमारी समाजवादी अर्थव्यवस्था हो, सोशलिस्टिक सिस्टम हो। तो ठीक है, तो जो कैपिटलिस्टिक थ्योरी है उसमें मेन क्या है, पूंजीवादी सिद्धांत पर दिया गया है, जिसमें क्या है खुली प्रतिस्पर्धा होती है, प्रोडक्शन होता है, अधिक कैपेसिटी डेवलप की जाती है, न्यूनतम इसमें क्या है व्यापार में अंतरक्रिया होती है, कौन क्या करेगा इसका निर्णय भी क्या प्राकृतिक ढंग से किया जाता है, किस प्राइस तथा प्राइस इस बात पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु को बनने में कितना खर्चा आता है और कितने लोग खर्चा करने के इच्छुक है। तो वो होती है हमारी कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, कि जहाँ पर
पर मेन सब कुछ पैसे के दम पर सब कुछ चल रहा है, वो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। दूसरी होती है प्योरली समाजवादी, जिसमें सारा का सारा समाज के बारे में सोचा जाता है, सारी चीज़ें भी सस्ती सस्ती उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है, तो ये दो सोच यहाँ पर इन्होंने बताई है। एक तो कैपिटलिस्टिक, सारा पैसे के दम पे सब कुछ करवाना, कि लोग कितना खर्च कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्राइस यहाँ पर सेट कर रहे हैं। और समाजवादी में सारा का सारा हम समाज के लिए कर रहे हैं, जैसे आप सब्सिडीज वगैरह लोगों को जो मिलती है, जो फ्री में राशन मिल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों ही भारत के लिए सुटेबल नहीं है। तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑलमोस्ट भारत में नहीं, जितने भी अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनके अंदर कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों को मिलाकर एक मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, देखो भाई, अगर कैपिटलिस्टिक बना देंगे पूरी की पूरी तो सारे अमीर अमीर लोगों को तो फायदा रहेगा, गरीब लोग क्या और ज्यादा भूखे मर जाएंगे। अगर सारी की सारी समाजवादी अर्थव्यवस्था बना दी तो सरकार बिल्कुल कंगाल हो जाएगी, क्योंकि टैक्स कहाँ से आएगा अगर सारी की सारी सब्सिडीज दे दी तो क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या, पूंजीवादी नहीं, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है कि जो लोग क्या है अच्छे खासे हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, और उसी टैक्स को जो गरीबों को क्या है सब्सिडीज प्रोवाइड करवा दी। ठीक है, ताकि एक बैलेंस इक्वल रखा जा सके। तो इन्होंने बताया है कि अमेरिका जैसे देश में ऐसा न होने के उपाय भी किए गए हैं कि जो जिनके पास ज़्यादा धन है उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा दिया, बेरोजगारी बीमा कर दिया लोगों का, स्वास्थ्य कर लगा दिया, राज्य के साथ व्यापार पर कंट्रोल कर दिया, और अनसेफ प्रोडक्ट आदि, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई। और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है उसके अंदर व्यक्तिगत पहल की और ध्यान नहीं दिया, और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हर सूक्ष्म पक्ष की योजना तैयार की जाती है। लोगों के प्रयासों से प्रेरित के बिना उत्पादन कम रह जाता है, और स्वयं निर्णय लेने की स्वतंत्रता के बिना अल्प अवधि। इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा बस इनको डिफाइन कर देना। जो आपकी कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, जो सोशलिस्टिक सिस्टम है, लेकिन इंडिया में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, क्योंकि अगर सारी की सारी पूंजीवादी होगी तो गरीब मर गए, अगर सारी की सारी समाजवादी होगी तो सरकार के पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाती है। ऑलमोस्ट जितने अंडर डेवलपमेंट है या डेवलप्ड कंट्री भी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाती हैं। तो इस प्रकार सोशलाइजेशन में अलग अलग इकोनॉमिक डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, कुछ समझ में आया? मैम आ गया। और कुछ कुछ ना जो ज़्यादा डिफिकल्ट लगे ना उसके खुद नोट्स बना लिया करो, ताकि वो आपको याद रहे। कुछ जैसे गूगल की हेल्प से बना सकते हो तुम, कुछ जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो इनके पॉइंट बना लो, क्योंकि अभी तो ये चीज़ याद रहेगी। अगर आप 10 दिन बाद इसको पढ़ोगे तो मैंने क्या बताया था वो आप भूल जाओगे। तो पॉइंटों के अकॉर्डिंग लिख लेना इसको। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कल्चर शब्द की व्याख्या कीजिए और कल्चर किस प्रकार व्यक्ति को प्रभावित करता है। कल्चर क्या होता है भाई? स्कूल कल्चर पढ़ा तुमने, तब कल्चर शब्द भी आया था। मैम कल्चर का हिंदी तो संस्कृति होता है, मतलब जो भी हमारी अब पीछे से चला आ रहा है, इससे हमारे जो मैम कल्चर का मीनिंग होता है किसी समाज की जो भी सारी बातें होती हैं, वो क्या सोचते हैं, उनकी खाने पीने की क्या चीजें हैं, कपड़े, रहन सहन कैसा है। ठीक, हाँ जी, बिल्कुल सही बताया। क्या सभ्यता है, क्या सिविलाइजेशंस है उनका, क्या वैल्यूज़ हैं उनके इन्वायरमेंट के अंदर, क्या बोली बोली जाती है उनकी, क्या ट्रेडिशन फॉलो हो रहा है, ये सारी चीज़ें किसको दर्शाती है, हमारी संस्कृति को दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से याद करोगे, आप जिस भी स्टेट में हो तो उस स्टेट का कोई ना कोई जैसे उस स्टेट की कुछ वैल्यूज़ होंगी, उस स्टेट के बोलने का ढंग भी अलग होगा, उस स्टेट का क्या है कुछ डांस फॉर्म भी होगा, कुछ गायन फॉर्म भी होगा, कुछ क्या है खान पान भी अलग होता है उनका, और क्या जो सिविलाइजेशन है, रहने सहने का जो ढंग है। तो ये सारी चीज़ें हमें किसके बारे में बताती है, हमारी संस्कृति के बारे में बताती है। जैसे देखो अब हमारा कल्चर क्या है, हरियाणा वालों का कल्चर क्या है, यहाँ पर दूध दही का खाना, यानी कि लोग सादा बाना पहनते हैं। ठीक है, लोगों का खाने पीने की तरफ ज़्यादा ध्यान है। लोगों की जो बोली है वो क्या है, खड़ी बोली बोली जाती है, यानी कि हरियाणा वाले लोगों की बोली ऐसी है, वो
बेचारे बोलते तो प्यार से ही पर पता नहीं ऐसा लगता है जैसे लड़ाई करने वाले हैं, ठीक है? तो उनकी अपनी बोली है, खान-पान अलग है, तो जो उनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशन है जिसको फॉलो करते आ रहे हैं, वही हमारी क्या कहलाती है? संस्कृति कहलाती है, ठीक है? तो संस्कृति क्या है? संस्कृति वह है जिसमें हमारे जीवन पद्धति, रीति-रिवाज, रहन-सहन, आचार-विचार, नवीन अनुसंधान, आविष्कार, पशु, जंगली जंतु सब कुछ यानी कि हमारी सभ्यता जिसके अंदर आ जाती है, वो हमारी संस्कृति कहलाती है। ठीक है? समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है? तो इसको इतना बड़ा जो पैराग्राफ बना रखा है, उस इतने से पैराग्राफ को अपने वर्डों में 4-5 लाइनों में सिमट जाएगा वो तुम्हारा। उन्होंने एक ही बात को इतनी बार रिपीट कर रखा होगा इसके अंदर। अब देखो भई संस्कृति का एक व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपके कल्चर का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? अब ये देखो आप, हर एक व्यक्ति के कल्चर का उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। वह जैसे समाज में, जैसे कल्चर में रहता है, उसका एटीट्यूड वैसा बनता है, उसकी प्रेरणा वैसी बनती है, उसकी इच्छाएँ भी वैसी होती हैं, उसके विचार भी ऐसे ही होते हैं, उसके आइडियोलॉजी भी वैसी ही बनती है। तो हम जैसी संस्कृति में रहेंगे, जैसा कल्चर, जैसा ट्रेडिशन हम फॉलो करेंगे, हम लोग वैसा ही बनेंगे, ठीक है? अब जैसे आप लोग हो, हिंदू धर्म में रहते हो तो वहाँ की चीज़ें सीखते हो, आप सिख हो तो वहाँ के तौर तरीके रीति रिवाज सीखते हो, आप मुस्लिम हो तो वहाँ के तौर तरीके रीति रिवाज सीखते हो, ठीक है? तो सबका क्या है, तो जिस संस्कृति में वह रहता है उसकी इच्छाएं, उसके विचार, उसके जीवन के मूल्य उसी के अकॉर्डिंग बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे कल्चर का एक व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो वो देखेंगे क्या क्या प्रभाव पड़ता है भाई। अब आरती यहाँ से पढ़ दे, रूथ बेनेडिक्ट से। ओके मैम। रूथ बेनेडिक्ट ने एक अध्ययन में ये बताया कि मेलानेशिया के डेबू लोग ये मानते हैं कि जो कुछ होता है वो किसी न किसी प्रकार के जादू से होता है। वे लोग अपने आसपास की हर घटना का संबंध जादू से जोड़ते हैं तथा हर चीज का कारक जादू को मानते हैं। इन विश्वासों के कारण डेबू संस्कृति के लोगों के व्यक्तित्व में ईर्ष्या, द्वेष, अविश्वास, शक आदि का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है। इस कारण अन्य व्यक्तियों को एक डेबी व्यक्ति शक व अविश्वास की नज़रों से ही देखा जाता है। दूसरी ओर बेनेडिक्ट ने एक ही न्यू मैक्सिको के जूनी लोगों का अध्ययन करके उनके विश्वासों और व्यवहारों को डेबी लोगों के साथ विपरीत पाया। जहां डेबी लोग बड़ी शकी, खतरनाक, अविश्वासी और धोखेबाज हैं, वहीं दूसरी ओर जूनी लोग सरल, उदार और विनम्र प्रकार के हैं। उक्त दोनों उदाहरण से स्पष्ट है अलग अलग संस्कृति मान्यताओं वाले समाजों में रहने वाले व्यक्तियों का व्यक्तित्व अलग अलग रहता है। हाँ हर्टन जी, एवं देखो हर्ट ने स्पष्ट देखो समझ में आ गया ना। इसने जो ये रूथ बेनेडिक्ट थे, इन्होंने दो अलग अलग जगह के लोगों के ऊपर क्या किया, रिसर्च किया। तो उसने एक जगह पे पाया कि वहाँ के लोग जो कुछ भी होता है भाई, वो या तो अंधविश्वासी लगा लो, अंधविश्वासी टाइप के थे वो, माते जो कुछ भी होता है भाई जादू के कारण होता है, जादू टोना होता है, ये कुछ होता है, तो वो उनमें अविश्वास की नज़र उसमें दिखती है। दूसरी तरफ उन्होंने मैक्सिको के जूनी लोग थे उनके ऊपर स्टडी की, तो वे बिल्कुल उनके विपरीत थे। वे तो उन दोनों के जो बिहेवियर था वो अलग पाया गया। जैसे आपके डोबू समुदाय के लोग थे, वे अंधविश्वास करते थे, तो ये लोग अंधविश्वास नहीं करते थे। वो जादू को मानते थे, ये जादू को नहीं मानते थे। ये क्या थे, बिल्कुल सरल लोग थे, उदार थे, और क्या था, बिल्कुल सॉफ्ट नेचर के थे। वहीं पर जो दूसरी संस्कृति के लोग थे वो किस प्रकार के थे, शकी, खतरनाक, अविश्वासी और धोखेबाज थे, ठीक है? तो इस प्रकार हमें पता लगा कि हमारे अलग अलग कल्चर्स का एक व्यक्ति के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। आगे पढ़ो। हार्टन एवं हंट ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि व्यक्तित्व सामाजिक स्तर पर स्पष्ट तौर पर विभिन्न विभिन्न होता है। प्रत्येक समाज एक या अधिक व्यक्तित्व के बुनियादी प्रकारों को विकसित करता है जो उक्त समाज की संस्कृति पर ठीक बैठता है। इस तर्क से ये प्रमाणित होता है कि प्रत्येक संस्कृति में व्यक्तित्व अपने अपने ढंग से प्रभावित होता है। व्यक्तित्व का विकास निश्चय ही किसी न किसी समाज के संदर्भ में होता है। व्यक्ति का विकास संस्कृति से अलग करके नहीं समझा जा सकता। लॉक लीटर ने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ मैन में कहा कि व्यक्तित्व का विकास और संस्कृति का अर्जन अलग अलग प्रक्रियाएं नहीं है, बल्कि दोनों बिल्कुल ही समान प्रकार की सीखने की प्रक्रियाएं हैं। मानव शास्त्रियों द्वारा जितने भी अध्ययन हुए हैं उनमें ये स्पष्ट होता है कि व्यक्तित्व के विकास में संस्कृति की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही है।
कुछ मनोवैज्ञानिक ने ये भी अनुभव शास्त्रीय अध्ययन के आधार पर स्वीकार किया है कि संस्कृति की व्यक्तित्व पे अमिट छाप पड़ती है। समान संस्कृति के लोगों का व्यक्तित्व लगभग एक ही प्रकार का होता है। इसी को लेकर आधार लेकर अब्राहम कॉर्डिनर ने बुनियादी व्यक्तित्व प्रारूप की अवधारणा विकसित की। दूसरी ओर कई बार व्यक्तित्व द्वारा संस्कृति को प्रभावित करने के भी उदाहरण मिलते हैं। इसी आधार पर मैक्स वेबर ने करिश्माई व्यक्तित्व की अवधारणा विकसित की थी। उदाहरण के तौर पर महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मार्टिन लूथर, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों ने बड़े स्तर पर समाज की संस्कृति को प्रभावित किया। अंत में ये समझ लेना आवश्यक है कि संस्कृति समान रूप से सभी के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करती। कुछ बातों में किसी का व्यक्तित्व किसी के समान हो सकता है, तो कुछ बातों में भिन्न भी हो सकता है। ये अवश्य कहा जा सकता है कि व्यक्तित्व के निर्माण में संस्कृति की व्यापक भूमिका है। दूसरी ओर संस्कृति भी व्यक्तित्व विश्वास की सामूहिक स्वीकृति की परिणति है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। दोबारा भी इन्होंने क्या है कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश की गई है कि कुछ व्यक्ति तो क्या है बेसिक पर्सनैलिटी वाले होते हैं और कुछ क्या होते हैं करिश्माई पर्सनैलिटी वाले होते हैं, जो क्या है लोगों को एकदम से प्रभावित करते हैं। जैसे आप देखते हो स्वामी विवेकानंद, उन्होंने क्या था उस टाइम पे भारत गुलाम था, उस टाइम पे भी जब उन्होंने दूसरी कंट्री में जहाँ पर जाकर भाषण दिया, जब लोगों को इंडिया के लोगों को तुच्छ माना जाता, तो उनकी उस करिश्माई व्यक्तित्व से वहाँ पर जहाँ पे उन्होंने भाषण दिया था पूरे कॉरिडोर में वहाँ पर तालियों की गड़गड़ाहट हो गई थी और इनको एक अलग ही सम्मान वहाँ पे मिला था। ठीक है, तो जो हमारी संस्कृति है वो लोगों के अंदर क्या है उनके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करती, बल्कि कुछ बातें हैं जो क्या है उनको डिफरेंट बना देती हैं दूसरे लोगों से। नहीं तो क्या है संस्कृति तो बाकी लोगों की भी ऐसी ही थी, लेकिन वो हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ ऐसी भावनाएं डाल देती हैं जो हमें क्या करती हैं भिन्न करती हैं। तो इस प्रकार हर एक संस्कृति का हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, चाहे इसमें आप लोग आ गए चाहे मैं आ गई। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं पढ़ देती हूँ। लर्निंग डिफिकल्टीज। अब आप देखो आपको पढ़ते समय क्या क्या डिफिकल्टीज हो रही है। अब यहाँ पे आपको इसको नहीं देखना इसमें क्या लिखा है, नहीं, आप यहाँ पे अपने खुद की भी डिफिकल्टीज लिख सकते हो कि लर्निंग के अंदर क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है आपको। तो एक बालक को व्यवहारात्मक सामयिक सामाजिक कठिनाइयों से ग्रस्त होते हैं, यानी कि बच्चे क्या है एक तो बिहेवियर के कारण, एक उनके इमोशंस के कारण, एक सोशलाइजेशन के कारण उनको अनेक डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। एक तो देखो, एक तो बच्चों को विश्वास को जीतने के लिए देखो लर्निंग डिफिकल्टीज में क्या बताया गया है, हमारे सामने क्या क्या कठिनाई आती है। एक तो कठिनाई बालक के विश्वास को जीतने के लिए कड़ा संघर्ष करते हैं, जिससे भी अपने साथियों और प्रोडो के साथ संबंध स्थापित। एक तो बच्चों को क्या है दूसरे का विश्वास ट्रस्ट जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, चाहे उसको अपने टीचर का ट्रस्ट जीतना है, चाहे उसको अपने माता पिता का ट्रस्ट जीतना है, या चाहे उसको अपने साथियों का ट्रस्ट जीतना है। तो दूसरों में का विश्वास जीतने के लिए उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा, स्कूल रूटीन और संबंधों का सामना करने की योग्यता भी प्रभावित करती है, यानी कि एक कठिनाई आती है उनके स्कूल के रूटीन को बनाए रखना। यानी कि अगर मान लो बच्चा बीमार हो गया तो उसी दिन का काम रह गया उसका, तो ये कठिनाई आई। अब क्या है लर्निंग कठिनाई उनकी लर्निंग में बाधा उत्पन्न करती है, यानी कि ये कठिनाई उसके लर्निंग में बाधा करती है। दूसरी बात बताई है कठिनाई में एक टू वे के रूप में संबंधित होती है। अगर बच्चे का एक कठिनाई क्या आती है, अगर बच्चे का इंटरेक्शन नहीं होता तो वहाँ पर भी उसको लर्निंग में कठिनाई आती है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्या है। आप देखो यूट्यूब से आप लोग पढ़ते हो, आप जस्ट अगले बंदे के बारे में सुनते हो, क्योंकि वहाँ पर आपकी तो सुनने वाला कोई नहीं है, तो वहाँ पर हो सकता है आपको समझ में आए तो आए, ना तो ना भी आए। तो टू वे कम्युनिकेशन बेटर रहता है। अगर उसके अलावा और कोई मार्ग होता है तो बच्चे को लर्निंग में कठिनाई आती है। आगे कठिनाई उसको उसके कैरिकुलम तक अच्छे तरीके से पहुंच नहीं रखने देती। जैसे बच्चे का अगर अग्रेसिव बिहेवियर है तो उसकी जो क्लास एक्टिविटी है या स्कूल के बाहर रहना पड़ता है उसको, ये उसका जो डिफ़िकल्टी पैदा करने वाला बिहेवियर है वो भी क्या है उसकी लर्निंग में कठिनाई उत्पन्न करता है। पाठों या पढ़ाई को स्वयं से दूर रखने का प्रयास करता है। जिसका डिस्टर्बेंसिव बिहेवियर है वो भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ बढ़ाता है। इसके अलावा और कोई कुछ आपको जो समझ में आ जाए तो एक तो आप लिख सकते हो, एक तो ट्रस्ट जीतने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा, अगर टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता,
अगर टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता है तब भी आपको समझ में नहीं आता है तो लर्निंग डिफ़िकल्टी पैदा होती है। दूसरा, अगर आपका स्कूल का या कॉलेज का रूटीन बिगड़ जाता है तो भी लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ आती है। तीसरा, अगर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब करने का या क्लास में किसी और का बिहेवियर डिस्टर्ब करने वाला है तो उसके कारण भी लर्निंग में डिफ़िकल्टीज़ आती है। और आप क्या है, या तो आपको टीचर का समझ में नहीं आता है, अगर टीचर का बिहेवियर ठीक नहीं है, आपको अगर एक बार समझा दिया, टीचर को बार-बार गुस्सा आ रहा है समझाने में, तो भी क्या है, आपके सामने लर्निंग की कठिनाई आती है। दूसरा, अगर आप अच्छे से अगर मान लो आपका स्वास्थ्य ठीक है नहीं है, तब भी लर्निंग में कठिनाई आती है। दूसरा, अगर आप दूसरे की बातों को प्रॉपर समझ नहीं पाते, तो भी लर्निंग में कठिनाई आती है। तो अगर 1-2 पॉइंट अगर आपके दिमाग में कुछ हो तो बता सकते हो। समझ में आ गया? इसमें आप अपने बिहाफ पे लिख सकते हो कि लर्निंग में क्या-क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। समझ में आ गया बेटे? यस मैम। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यहाँ पे लिख सकते हो। और ये तो चैप्टर मुझे ऐसा लग रहा है कि सारा तुम जोड़ के लिख सकते हो। सारे ही ऐसे पॉइंट आए हैं इसमें, जो तुम्हारे आस-पास के वातावरण में मौजूद हैं सारी चीज़ें, है ना? यस मैम। आगे लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस बुक का लास्ट क्वेश्चन है ये। इम्प्लीकेशन ऑफ इंक्लूजन, समावेशन के निहितार्थों पर प्रकाश डालिए। समावेशन, किसी व्यक्ति को किस प्रकार हम इंक्लूजन कर सकते हैं, अपने साथ मिला सकते हैं। एक तो सजेस्टेबिलिटी, सुझाव ग्रहणशीलता के द्वारा। दूसरा है सोशल अप्रूवल के द्वारा उस व्यक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। स्पोर्ट्स के जरिए, स्पर्धा और प्रतियोगिता के जरिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के जरिए, पक्षपात और प्रीजस्टिस एंड सोशल डिस्क्रिमिनेशंस के जरिए, और यौन विरोधी भाव के जरिए, सोशल इंसाइट के जरिए। तो ये पॉइंट है जिसके जरिए हम समावेश कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है सुझाव ग्रहणशीलता। सुझाव ग्रहणशीलता, आप देखते हो कि 7-8 साल का बच्चा बड़े सुझाव ग्रहणशील होता है, ठीक है, सर्वाधिक सुझाव ग्रहणशील होता है। वह अपने साथी समूह के लोगों से और विशेष रूप से साथी समूह के नेता पर सर्वाधिक प्रभावित होने के कारण सर्वाधिक सुझाव ग्रहण करता है। इस अवस्था में विपरीत सुझाव ग्रहणशीलता भी पाई जाती है, जिसमें बालकों को जो सुझाव दिए जाते हैं वे ठीक उन सुझाव का विपरीत कार्य करते हैं। तो यह एक प्रकार का निषेधात्मक व्यवहार है और बालक में अपने साथी समूह के प्रति तो सुझाव ग्रहणशीलता पाई जाती है। लगभग 9-10 वर्ष की अवस्था में बालकों में यह सुझाव ग्रहणशीलता चरम सीमा पर होती है। देखो भाई, हम किस प्रकार के चीज को अपने साथ समावेश कर सकते हैं, किस प्रकार समावेश का मतलब होता है मिलाना। किस प्रकार मिला सकते हैं, या तो सजेस्टेबिलिटी के जरिए, ठीक है, सजेशन दिया है कुछ अच्छा उसने, तो हमें उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर उसने मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, उनको जो भी सजेशन दिया उसके उल्टा काम करते हैं, तब भी हमें उनकी तरफ ध्यान देना पड़ता है और उनके उसको क्या करना पड़ता है, सुझाव को जो उन्होंने जो भी सजेस्टेबिलिटी हमने दी है उनको क्या है, बच्चे को समझाना है कि बेटा इन्हीं सुझाव के जरिए आपको आगे बढ़ना है। सोशल अप्रूवल, या फिर आप इसमें ये लिख सकते हो सुझाव ग्रहणशीलता में कि आप एक जो अच्छे सजेशन दे रहे हो उसके सजेशन को एक्सेप्ट करके भी आप व्यक्ति को अपने साथ मिला सकते हो। दूसरा सोशल अप्रूवल, जब समाज में अप्रूवल दे दिया है कि भाई इस व्यक्ति को समाज में उचित स्थान मिलना चाहिए, तो भी आपको उसको स्वीकार करना पड़ता है, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, ठीक है। उसके बाद है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जितनी भी टीम आती है आपकी, ठीक है, चाहे आपके उसके साथ अच्छी बनती हो या ना बनती हो, तब भी आपको उस व्यक्ति को अपने साथ मिलाना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। राइवल एंड कंपटीशन, कंपटीशन के टाइम पे भी साथी समूह हर बालक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में होते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटा बालक माता पिता पर आश्रित होता है, तो उसकी जो भी भाषा का विकास है, उसकी जो भी मोटर डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती जाती है और जैसे जैसे सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हमारे ऊपर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है तब भी हमें क्या है, उसको अपने साथ मिलाकर चलना पड़ता है। आगे है पक्षपात और सामाजिक विभेदीकरण। अगर किसी के साथ प्रीजस्टिस होता है या सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो
उस चीज़ में हमें सामाजिक आर्थिक स्तर पर उस विभेदीकरण को अलग करने के लिए, उस पक्षपात को कम करने के लिए, वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको कम करने के लिए भी हमें वहाँ पर समावेशन करना पड़ता है, यानी कि जिसके साथ हो रहा है उसको उसके साथ मिलाकर चलना पड़ता है। उसके बाद है यौन विरोधी भाव। बाल्यावस्था में लड़के और लड़कियों में सामंजस्य होता है, वे आपस में एक दूसरे के साथ खेलते हैं और स्टडी में ये देखने को मिला है कि बालकों में जो अपोजिट सेक्स है उसके क्रियाओं के प्रति वरीयता पाई जाती है। कुछ लड़कियां लड़कों की क्रियाओं को पसंद करती हैं तो कुछ लड़के लड़कियों की क्रियाओं को पसंद करते हैं। तो ये जो टेंडेंसी है यदि डायरेक्ट होती है, इसके साथ ही 5-6 वर्ष की अवस्था में लड़के लड़कियों में कुछ विरोधी भाव उत्पन्न होते हैं। हाँ जी, ये हमने कल भी पढ़ा था। जो आपकी यौन विरोधी भाव है, यानी कि एक एज तो ऐसे होती है जिसमें लड़के लड़कियों को अपने दुश्मन मानते हैं, लड़कियां लड़कों को अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है आपकी एडोलसेंस जिसमें वो एक दूसरे अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस कारण से भी हमें समावेशन करना पड़ता है। उसके बाद है सोशल इंसाइट। सामाजिक सूझबूझ के कारण भी हमें क्या है कि समाज में एडजस्टमेंट स्थापित करने के लिए, समाज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्यक्ति के बिहेवियर को, उसके भाव को, विचारों को समझने के लिए भी हमें क्या है, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है तो हमें चीज़ों को अपने साथ मिलाकर चलना पड़ता है। तो ये थे आपके समावेशन के तरीके। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से और रीड आउट कर लेना। समझ में आ गया? यस मैम। आप देखो पीछे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एक तो देखो बुलिंग वाला 2012 में भी आया, 13 में भी आया, 14, 15, 17। ठीक है, अब तो मीनिंग तुम्हें क्लियर हो गया बुलिंग क्या होती है। बताओ भाई। आरती तो क्लास में नहीं थी, श्रेया और सानिया तो थी। दबंगता क्या होती है? मैम जब कोई बच्चा अपने सहपाठी या फिर किसी भी साथ वाले बच्चे को परेशान करता है, चाहे वो वर्बली हो या हाँ। फिजिकली हो, उसे बुलिंग कहते हैं। वेरी गुड। आगे क्वेश्चन है आपका, लर्निंग डिफिकल्टीज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, जब आप अच्छे से नहीं ढंग से नहीं सीख पाते तो वही लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, तो उनके बारे में आपको यहाँ लिखना है। उसके बाद है 18 क्वेश्चन, लर्निंग शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। लर्निंग क्या होती है? सीखना। ठीक है, एक व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। माँ के कोख से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लर्निंग कहते हैं। लर्निंग का मतलब यहाँ पर बेटा पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, आप जिंदगी में जो भी नई चीज़ सीखते हो वो क्या है? लर्निंग है। जैसे अगर आपने चाय बनाना भी सीखा ना तो वो भी एक लर्निंग है। ठीक है, आपने सब्जी काटना सीखा वो भी लर्निंग है। तो लर्निंग व्यक्ति माँ के गर्भ से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है, वह अधिगम कहलाता है। 19 वाला क्वेश्चन है, एक कक्षा का वातावरण किस प्रकार का होना चाहिए। आपने पढ़े थे, एक ऑटोक्रेटिक दे रखा था, एक आपका डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट दे रखा था, है ना। तो आपका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक होना चाहिए, जहाँ पर अध्यापक और विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से डिसीजन ले सके। उसके बाद ये आपकी ऑटोक्रेटिक परवरिश कैसी होती है? ऑटोक्रेटिक जिसमें पेरेंट्स क्या होते हैं? बहुत ही सख्त होते हैं, बच्चे को बात बात पे गुस्सा करते हैं, दंड देते हैं, वो ऑटोक्रेटिक परवरिश कहलाती है। और आपकी साधिकारात्मक यानी कि पॉजिटिव जो स्टाइल है वो कैसा स्टाइल है आपका शैली का? जिसमें माता पिता पूरे डेमोक्रेटिक माहौल में बच्चे को पालते हैं, उसकी भावनाओं को समझते हैं। ठीक है, कैसे नियमित करना है और आपस में क्या है, एक फ्रेंड की तरह यहाँ पर बिहेवियर करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, अनुशासन से आपका क्या अभिप्राय है? डिसिप्लिन से आपका क्या अभिप्राय है? डिसिप्लिन का अर्थ आज्ञा अनुसरण की अपेक्षा की जाती है, यानी कि मैंने किसी को काम दिया और वह मेरी आज्ञा का पालन करेगा, तो वो क्या कहलाता है? डिसिप्लिन कहलाता है, जिसमें आप नियमों का पालन करवाते हो, कंट्रोल करते हो, आज्ञाकारिता आदि शामिल होता है इसमें। ये 3 प्रकार से आप डिसिप्लिन को फॉलो करवा सकते हो। या तो आप दमनात्मक
नीति अपनाकर, यानी कि बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक तरीके से शासन चलाकर, जैसे कि अंग्रेजों का था। दूसरा है इफेक्टिव तरीके से भी आप क्या करवा सकते हो, अनुशासन करवा सकते हो, यानी कि एक व्यक्ति की बातों में इतना दम है कि वह अपने पीछे हजारों लोगों को चला सकता है, जैसे महात्मा गांधी, ठीक है, या फिर सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने क्या थी, आज़ाद हिंद फौज बना दी थी, ठीक है। तो प्रभाव भी, आप अपना प्रभाव जमा कर भी अनुशासन को फॉलो करवा सकते हैं। और एक है मुक्तात्मक, बिल्कुल फ्री माइंड से बच्चों को आप बच्चों को क्या है, आप बड़े अच्छे लगते हो, ठीक है, बिल्कुल मुक्त तरीके से, ना आपके ऊपर कोई रोक टोक है, बस आप अपनी मर्जी से अनुशासन को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अनुशासन को फॉलो नहीं करोगे तो आपको क्या है, पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अब मुक्तात्मक का मतलब आ गया, जैसे आप ट्रैफिक रूल्स को आप फॉलो करते हो, नहीं करोगे तो भाई जुर्माना भरोगे 10-10 हज़ार रुपए का, है ना, तो अपने आप ही फॉलो करते। तो ये किसका एग्जाम्पल आपका, बिल्कुल फ्री डिसिप्लिन का। समझ में आ गया? यस मैम। आज आपकी ये वाली बुक हो गई है कंप्लीट। अब मंडे को तो क्लास होगी नहीं बेटा, क्योंकि मंडे को है मेरी एग्ज़ाम ड्यूटी बीएड के एग्ज़ाम में, ठीक है। अब ट्यूसडे को होएगी क्लास, और ट्यूसडे की ड्यूटी हुई तो उसका भी नहीं पता, बाकी ट्यूसडे की पता नहीं मुझे, लेकिन 16 का तो शेड्यूल आ गया है।